दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। यानी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। उसके पीछे वजह है कि एजीआर को लेकर सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, जिसकी उम्मीद की गई थी। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड का कैसा रुझान है स्टॉक को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका प्रदर्शन कैसा रहा है इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में। क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो इस समय बहुत कम प्राइस पे है, लेकिन निचले लेवल से रिकवर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। 6.5 पे चला गया था, वहाँ से 9.5 तक आया है। क्या अब आने वाले समय और कोई उम्मीद की जा सकती है पॉजिटिव, या फिर दबाव की स्थिति बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई 9.21 पर, क्लोजिंग 9.60 के आसपास थी सैटरडे के दिन। और देख सकते हो कि इंट्राडे का जो हाई बना वो 9.41 का है, लेकिन लो 9.02 का है। और इस समय स्टॉक 9.09 के आसपास है, जहाँ पे 5.31% की बड़ी गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि बजट के जो दस्तावेजों के अनुसार फाइनेंशियल 2026 में कम्युनिकेशन सेक्टर से मिलने वाली सरकारी राजस्व प्राप्ति 33% घटकर 82,442 करोड़ हो गई है। इसका मतलब ये निकाला गया कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया में छूट दे सकती है। इसी उम्मीद में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सैटरडे को 10% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये देखो कि शुक्रवार को भी क्लोजिंग अच्छी थी। शनिवार को ट्रेडिंग में भी इसने 9.94 का हाई बनाया। लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ कहानी चल रही है, जिसमें देखें तो हालांकि कुछ विशेषज्ञ और ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि सिर्फ बजट अनुमान के आंकड़ों पर प्रभाव है, न कि एजीआर बकाया में राहत मिली है। इसके पीछे कुछ बड़ी बातें हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के राजस्व अनुमान का आधार ऊंचा था, क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रम बिक्री, भारतीय एयरटेल का एडवांस भुगतान और 5G स्पेक्ट्रम बिक्री शामिल थी। 20 जनवरी को खुद वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि सरकार की तरफ से एजीआर राहत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने साफ किया कि 82,400 करोड़ रुपए के कम्युनिकेशन रिवेन्यू अनुमान में एजीआर बकाया में कोई राहत शामिल नहीं है। जेफरी ने यह भी कहा कि यह आंकड़ा वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर के लिए निगेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को अभी भी अपने बकाया चुकाने होंगे। तो देख सकते हो कि जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई है। इसकी वजह से भी यहाँ पे गिरावट का असर है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं मिला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2025 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए 95,298 करोड़ रुपए के एलोकेशन का प्रस्ताव रखा है। साथ ही कैरियर ग्रेड एयर नेट स्विच पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% करने का भी ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इस कदम से होम और रूरल ब्रॉडबैंड की पेशकश और एक्सपेंशन थोड़े सस्ते हो सकते हैं। साथ ही टेलीकॉम और टेक कंपनियों के लिए डेटा सेंटर बनाने की लागत में भी कुछ कमी आ सकती है। कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विच का इस्तेमाल डेटा सेंटर में सर्वर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सरकार की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को मिलने वाले मुआवजे में काफ़ी उछाला है। यह पिछले साल के 13,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,400 करोड़ रुपए हो गया है। जुलाई 2024 में पेश किए गए कुल बजट 2024 में केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग के तहत आने वाले टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स और पब्लिक सेक्टर फर्म के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए के एलोकेशन की घोषणा की थी, लेकिन इसमें बीएसएनएल का हिस्सा सबसे बड़ा था। कुल बजट में से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट विशेष रूप से बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए निर्धारित किया गया था। और 82,916 करोड़ रुपए में बीएसएनएल के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड रीस्ट्रक्चर के लिए तय किए गए थे। ये निवेश बीएसएनएल के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और तेज़ी से बदल रहे टेलीकॉम लैंडस्केप में अपने कंप्यूटर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुए थे। तो देख सकते हो कि उस वजह से पिछली बार टेलीकॉम सेक्टर में जो रकम रखी गई थी वो उसमें बीएसएनएल का बड़ा हिस्सा था। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो कोई बड़ी स्पेशल घोषणा नहीं करने की वजह से बाज़ार में गिरावट का माहौल बना और आज स्टॉक नीचे आया, क्योंकि बाज़ार में भी गिरावट का माहौल है।
अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बिकवाली सभी तरफ से चल रही है। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग देखें कि जून में 38.17% थी, जो सितंबर में 37.32% हुई, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई। फिलहाल दिसंबर में अनचेंज है 37.32% के आसपास, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है यहाँ पे। एफआई की बात करें तो उनकी 12.67% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में गिर के 12.69% हुई और दिसंबर में 10.17% हुई। यानी एफआई लगातार पिछले दो क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं, वो बिकवाली कर रहे हैं। डीआई की बात करें उनकी 7.44% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में घट के 4.85% हुई और दिसंबर क्वार्टर में ये 4.28% हुई। यानी डीआई ने भी लगातार अपना निवेश कम किया क्वार्टर दर क्वार्टर। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 6.79% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 4.10% हुई और दिसंबर आते ही 3.72% हुई। तो म्यूचुअल फंड ने भी जम के बिकवाली की है। तो होल्डिंग बड़ी किसकी है, वो है जनरल पब्लिक की। 41.72% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 45.14% हो गई और दिसंबर में ये 48.23% हो गई। तो एफआईडी और म्यूचुअल फंड के सारे शेयर है जो जनरल पब्लिक ने खरीदे, ये एक बात अच्छी नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें कौन से म्यूचुअल फंड जिन्होंने बिकवाली किया, तो देख सकते हो सबसे ऊपर कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 230 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 6.34% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। आईसीआईसी प्रो इक्विटी आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 210 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.37% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे घट गई है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 152 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 23.66% की ज़बरदस्त होल्डिंग उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटा दी है। इसके अलावा एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ने 128 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में भी 17.41% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ज़बरदस्त कमी आई है। इसके अलावा टाटा आर्बिट्रेज डायरेक्ट 128 करोड़ का निवेश किया हुआ है, लेकिन 1.20% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घट गई है। निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज डायरेक्ट 127 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 12.26% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और कम हो गई है। इसके अलावा आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज डायरेक्ट 112 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 33.72% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घट गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, गौर करने वाली बात है कि आदित्य बिरला ग्रुप खुद उनके म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपनी बिकवाली कर रहे हैं, यानी प्रमोटर ग्रुप की जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। डीएसपी आर्बिट्रेज डायरेक्ट 86.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 33.23% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घट गई है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रो इक्विटी सेविंग्स डायरेक्ट ने 79.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा 361 फोकस इक्विटी डायरेक्ट ने 72.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं है। तो एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने इस शेयर के अंदर निवेश किया हो या अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हो। जो पहले से निवेश है उसमें भी कमी आ गई है और ये एक तरह से देख सकते हो कि इसकी वीकनेस का सबूत है और इसीलिए इसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। शेयर होल्डर के लिए, स्पेशली निवेशक को सावधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एफआईडी और म्यूचुअल फंड जम के बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।